जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने आज सोचा थोड़ा सा एमसीक्यूज डिस्कस कर लें IS-38 के। इसमें थोड़ी सी आपकी एक रिवीजन सी भी हो जाएगी और डेट वुड बी बेटर ऑब्वियसली माशाल्लाह। तो माय डियर एमसीक्यू निकालें आप 26 वहाँ से शुरू करें ज़रा माय डियर। If an asset incorporates both, सीटों पे एल्फी नहीं लगी हुई, if an asset incorporates both intangible and टेंजेबल आइटम्स, अगर एक चीज में इंटेंजेबल टेंजेबल दोनों हैं तो क्या करें फिर, इसका किस स्टैंडर्ड में डालें? जो सिग्निफिकेंट होगा। अगर लैपटॉप के साथ सॉफ्टवेयर आ रहा है तो इसे कहां डाल दें? IS 16 में। और अगर CD में सॉफ्टवेयर आ रहा है IS 38। याद है ये बात? तो मार्च 2024 वालों के साथ ये हुआ था एक नंबर का, मैंने आपको ये बताना था। इधर IS 16 और IS 38। भाई ये तस्वीर भेज दो, ये LAS 38 नहीं है, IS 38 है। Either IS 16 or IS 38, but once adopted should be applied to all such assets consistently. IS 38, IS 16 and IS 38 by segregating the cost of each. नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना। Either IS 16 or IS 38 depending on which element is, ये बात है। IS 16 लगेगा या IS 38 लगेगा, जो भी एलिमेंट सिग्निफिकेंट है। पहली ऑप्शन में पता है क्या लिखा हुआ था कि IS 16 या IS 38 लगा दो, और एक दफा दोनों में से जो मर्जी लगा दिया हमेशा उसी को लगाओ। ये बात नहीं है, दोनों में मर्जी नहीं है। इधर IS 16 और IS 38 डिपेंडिंग ऑन विच एलिमेंट इज सिग्निफिकेंट बात है असल में। चलें जी, MCQ नंबर 25 बताएं। अगर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा वेबसाइट कॉस्ट याद है तो, नहीं, डिफाइनिंग हार्डवेयर तो प्लानिंग फेज थी, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव भी प्लानिंग फेज थी। तो ये तो वो थोड़ा सा बार बार पढ़ने वाला प्रोग्राम था, अगर ये याद था आपको तो। एक्सचेंज ऑफ एसेट तो भूल गया होगा, देखें जरा, भूल गया होगा, 4-5 दिन हो गए पड़े हुए, देखें। जी कौन सी ऑप्शन बता रही हैं आप? बी बता रही हैं, बाकियों को भी देख लेने दें। पढ़ा हुआ एक्सचेंज ऑफ एसेट, फिर बताएं ना। बी, एक कंपनी ने एक्सचेंज की इंटेंजिबल हैविंग अ फेयर वैल्यू एंड कैरिंग वैल्यू ऑफ 15 मिलियन। ओल्ड की फेयर वैल्यू मुझे तो नहीं 13.6 लग रही, 15। अच्छा, ओल्ड की फेयर वैल्यू 15 और उसकी बुक वैल्यू 13 पॉइंट विद अ न्यू इंटेंजिबल हैविंग अ फेयर वैल्यू कितनी? 18. An amount of 3.2 was also paid in cash. If this transaction lack commercial substance, तीसरा सिनेरियो, तो फेयर वैल्यूज तो फिर देखनी ही नहीं। BV ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड। व्हाट इज BV ऑफ ओल्ड प्लस कैश? 16.8। जी भाई अपने जवाब पे कॉन्फिडेंट रहें, अगले के जैसे ना परेशान हो। अगर आपने सही सोचा है, अब तो 12 सुन के तो 15 सुन के दोबारा सोचने लग गया था, ये ना कर, 12 है। An entity acquired a patent for a period of 10 years at a cost of, the patent can be further renewed for another period of at a nominal ही है ना 90 के मुकाबले में एक, at a nominal price। तो फिर ये कितनी हो गई? 15 साल। एंटिटी एस्टिमेटेड डेट, इसका फायदा कितना साल लेंगे? 12 साल। अब बताएं यूजफुल, ये तो लीगल लाइफ हो गई, यूजफुल लाइफ हो गई, तो शॉर्टर कितनी है? 12 को लेंगे। हाँ, यूजफुल लाइफ ऑफ पेटेंट इन द ईयर्स इज एज फॉलोज।
वैसे उसको पता है क्या लिखना चाहिए था, यूजफुल लाइफ फॉर अमोर्टाइजेशन उसे लिखना चाहिए था, लेकिन यूजफुल लाइफ इन एनी केस भी 12 ही है। मेरे ख्याल से ये फिर यही इसका मतलब होता कि यूजफुल लाइफ फॉर अमोर्टाइजेशन पर्पस इसका मतलब होता। हार्डवेयर एंड रिलेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेग्रल पार्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर का। फिर तो मुझे हार्डवेयर महंगा लग रहा है, सिग्निफिकेंट हार्डवेयर है तो फिर अब सिग्निफिकेंट क्या होगा, सिग्निफिकेंट तो हार्डवेयर होगा ना, ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडोज होती है थोड़ी सी, जैसे मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर। आपने जाने पॉज करने की जरूरत तो नहीं, इधर से गुजरेंगे नहीं, बस ठीक, ऑनलाइन ले लीजिएगा। चलिए यार, ये एमसीक्यू ना बस कोई 4-5 सालों में एक दफ़ा ये एमसीक्यू थोड़ा सा सोचने वाला अजीब सा आया था, यानी कि डायरेक्टली कोई IS 38 का कॉन्सेप्ट नहीं है, अकल लगवा रहा है आपकी और पूछ रहे, ये एक थोड़ा सा अजीब सा एमसीक्यू आया हुआ है, तो बता दें इसका जवाब कोई हो सकता है, किसी का सही भी हो ना, किसी का सही हो। बता देना, जो ऑप्शन दिल में आ रही है बताएं। अच्छा जी, एन एंटिटी परचेज अ पेटेंट फॉर दिस प्रोडक्ट ए इन 2014 फॉर 20 साल, इन 19, 14, 15, 16, 17, 18 5 साल बाद इन 19 द एंटिटी परचेज्ड अ पेटेंट ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट फॉर 20 ईयर्स। जो मैंने पेटेंट खरीदे उसकी अब लाइफ 20 है, लेकिन मेरे पुराने वाले की रह गई हुई है 15। मेरे पुराने वाले की ओरिजिनल कितनी थी 20, नए वाले की ओरिजिनल लाइफ, लेकिन अब जो मैंने खरीद लिया है तो मेरे पुराने की इस वक्त लाइफ कितने साल रह गई हुई है 15, और नए की अल्लाह का शुक्र है ओ, इट इज परचेज टू एलिमिनेट द कंपटीशन ऑफ प्रोडक्ट ए, ये पर्पज है इसका। However, we does not intend to manufacture the competing product, लेकिन हम 20 साल तक कंपीटिंग प्रोडक्ट बनाने का इरादा नहीं रखते। ये तो 20 साल तक बना सकते हैं, बनाने का इरादा नहीं रखते। मकसद ये था कि उसको मार्केट से फारग करना, इसलिए उसका पेटेंट खरीदा, उसको मार्केट से भेज दिया। एक्सीलेंट। द सोल ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट द कंपटीशन, डेट्स वाई 15 साल तक कंपेटिटर हमें तंग नहीं करेगा। माना कि 20 साल तक हम उससे पेटेंट लेके चीजें बना सकते थे, लेकिन मेरा इरादा उसकी वाली चीजें बनाना है ही नहीं। मेरा इरादा था उसको मार्केट से निकालना, वो मैंने निकाल दिया। अब मुझे बताएं, मैं पागल हूं, इतना हैवी एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, मैंने हैवी एक्सपेंडिचर होगा ना मार्केट से उसको निकालने के लिए, इतना हैवी एक्सपेंडिचर करके मैं उसको एक्सपेंस में डाल दूं। मकसद ये था कि 15 साल मुझे फ्यूचर में बेनिफिट आएंगे इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन माय सेल। तो यस, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, सो इट इज नॉट एन एक्सपेंस। व्हाई इट इज एन एसेट, मोबाइल नहीं यूज करना, व्हाई इट इज एन एसेट, व्हाई इट इज नॉट एन एक्सपेंस, oh sorry, why it is not an expense, why it is an asset, because cost can be measured and what future economic benefits are probable, 15 years तक सेल बढ़ेगी। और अगर मैं उसकी चीज बनाता, अगर लिखा होता however the entity does intend to manufacture the competing product, फिर ऑप्शन बी होती, फिर मैं इसको 20 साल अपने पास रखता। पहली लाइन ही ना होती, पहली लाइन ना होती, एक मिनट में देख लेने दो फिर, अगर पहली लाइन ही नहीं है, नहीं तो फिर कंपीटिंग प्रोडक्ट वाली लाइन से लिंक ही ना बनता ना, तो फिर तो ये लाइन भी ना होती,
फिर सवाल वैसे ही सादा सा बन जाता। सो डेट वाज, अब इसको बात दोबारा सुन लीजिएगा। ऑनलाइन वाले असल में ऑनलाइन वाले दोबारा इसको पूछते हैं अक्सर, कोई ना कोई एक दो बच्चा 2-4 दिन में याद आ जाता है, ये ज़रा दोबारा रिवाइज करा दें। तो अभी सुन लो दोबारा, तो इसलिए थोड़ा सा पूछते होते हैं बच्चे। अच्छा यार, अब आपकी बड़ी ज़बरदस्त रिवीजन होनी है रिसर्च और डेवलपमेंट की। ये 3-4 सवाल उसने इकट्ठे डाले हुए हैं इसमें, उसके बाद आसान है आगे, ये भी आसान है, लेकिन R&D की बड़ी अच्छी आपकी रिवीजन होनी है कि क्या एक्सपेंस है, क्या वो जो 6/12 3/12 की, क्योंकि ईयर एंड उसने बड़े मज़े के रखे हैं। जून नहीं रखा, दिसंबर नहीं रखा, सितंबर रखा है। डाउन लिमिटेड ओन्स अ फार्मास्यूटिकल बिजनेस विद अ ईयर एंड ऑफ 30 सितंबर 2014। ईयर एंड क्या है हमारा माय डियर? 30 सितंबर 2014। DL commence the development stage of a new drug on यकम जनवरी 14। जी माय डियर, कमेंस कब की? यकम जनवरी 14 को। और मेरा ईयर एंड क्या है? 30 सितंबर 14। 40,000 पर मंथ वॉज इनकर्ड अंटिल द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 14। प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हो गया? When the drug went into immediate production। प्रोडक्शन कहां शुरू हो गई होगी? फैक्ट्री में। डायरेक्टर्स बिकेम कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस ऑन यकम मार्च 14। ये क्या लाइन डाली है बीच में? डायरेक्टर बिकेम कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस ऑन यकम मार्च 14। इसका मतलब है इससे पहले डायरेक्टर्स डाउटफुल थे कि पता नहीं प्रोजेक्ट पूरा होगा भी या नहीं होगा। तो यकम मार्च 14 को क्राइटेरिया मेट हो गया। ड्रग की लाइफ है 5 साल और टाइम अपोर्शनमेंट इज यूज्ड बाय DL, यानी टाइम अपोर्शन कर दें। खर्चा पर मंथ उसने दिया हुआ है। सवाल की रिक्वायरमेंट है P&L में डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी जाएगी और P&L में अमोर्टाइजेशन कितनी जाएगी। P&L में पता क्या जाएगा? P&L में डेवलपमेंट कॉस्ट जाएगी जनवरी और फरवरी की, और P&L में जाएगी अमोर्टाइजेशन। 40,000 ज़रब 2 महीने इज इक्वल टू, निकलने आपने, रिक्शे वाला आ गया, भाई को जाने दो भाई, रिक्शे वाले अंकल आ गए। हाँ जाओ यार, ये मैं तो वैसे थोड़ा सा ज़रा जाए। वेल डन, जितना आप बैठ गए माशाल्लाह, मैं भी बैठ गया हूँ जी। मार्च अप्रैल मई जून, बोले बोले, मार्च अप्रैल मई जून, कितने महीने? 40,000 ज़रब 4, 1,60,000। अमोर्टाइजेशन मांगी है उसने, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय, एक्सेलेंट, 3/12, 30 जून और 30 सितंबर, 8,000, 88,000 आंसर आ गया। भाई जिस जिसने जाना है अभी निकल जाए, आप 10-15 मिनट में। अच्छा आगे चलें। ठीक है, मुझे पता है सारा कसूर इसमें मेरे, मैंने नहीं बताया था। आगे चलें। टोटल कितना हो गया? 88,000। एक दफ़ा पढ़ लें सवाल, सवाल एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें 1-2 मिनट लगा के। चलें जी आगे। ये मस्जिद में नमाज़ पता करो, 4:45 है तो फिर क्लास ख़त्म करते हैं, 5 बजे तो फिर 10 मिनट है। 5 बजे
पौने पौने अपनी तरफ से ठोकी जा रहा है, 4:45 पता कराओ जरा। पाँच मिनट की 5 मिनट पे नहीं होगी, 5 ही होगी। अच्छा चलें जी, 18 में कराता हूं अभी, पहले 17 की तरफ आए, जाने दें। अ कंपनी हैड 20 million a company had 20 million of capital, 18वां करवाता हूं। A company had 20 million of capitalized development expenditure at cost brought forward at 1 अक्टूबर 2017। मेरा ईयर एंड क्या है? 30 सितंबर 18। ब्रॉट फॉरवर्ड कैपिटलाइज डेवलपमेंट कितनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स करंटली इन प्रोडक्शन? मुझे बताएं, ये वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल डेवलपमेंट है या ये कोई इंटेंजिबल मुकम्मल हो चुके हैं पिछले सालों में? मुकम्मल। वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है ना, उनसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वो तो फैक्ट्री में चले गए हैं, मुकम्मल वाले हैं, बोंगी नहीं मारनी थी। A company had 20 million of capitalized development expenditure at a cost brought forward on October 17 in respect of products currently in production and a new project began on the। आप बताएं हमारा प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ है? साल के पहले दिन। स्टार्ट कब हुआ? रिसर्च स्टेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट लास्टेड अंटिल 31 दिसंबर। रिसर्च छोड़ें, इस तरह लिख लेते हैं ना, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई 1 जनवरी 18। नहीं समझ आई? आ गई? रिसर्च एंड होगी ना 31 दिसंबर को, तो 1 से फिर क्या शुरू होगी? एंड इनकट 1.4 million ऑफ कॉस्ट, ये तो रिसर्च एक्सपेंस है। फ्रॉम दैट डेट यानी किस दिन से? 1 जनवरी से या 31 दिसंबर से। द प्रोजेक्ट इनकट डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 8 लाख, उस दिन से आगे 8 लाख का खर्चा होना शुरू हो गया। ऑन 1 अप्रैल डायरेक्टर बिकेम कॉन्फिडेंट दैट द प्रोजेक्ट वुड बी सक्सेसफुल। अच्छे वाली डेवलपमेंट क्राइटेरिया मीट हो गया। किस दिन? 1 अप्रैल को। द प्रोजेक्ट वॉज स्टिल इन डेवलपमेंट है 30 सितंबर। 30 सितंबर को अभी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, ईयर एंड तक अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। The project was still in development. The capitalized development expenditure is amortized at 20%. ये कौन सा है? Capitalized ये लाइन जाके इसके साथ मिलेगी क्योंकि वो कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट है, वो जो पिछले साल हो चुकी हुई है। उसको कितने परसेंट अमोर्टाइज करना है? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 18? करें जी कैलकुलेट। In respect of research and development costs. ये पार्ट बी किए लेक्चर का, इसमें हमने किए हैं पास पेपर क्वेश्चन नंबर 20, बाकी एमसीक्यूज हैं वो मैं बताता हूँ। अच्छा जी माय डियर, नाउ अच्छा यार, अब कुछ बच्चे ना सवाल पूछते हैं, उनका सवाल भी किसी हद तक जेन्युइन है। वो कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट बस नए प्रोजेक्ट की बता दें। ये मेरे ख्याल से पुराने की अमोर्टाइजेशन भी निकाल के आएँ, क्योंकि बार बार वो लफ्ज़ यूज़ करें डेवलपमेंट कैपिटलाइज, तो पुरानी डेवलपमेंट्स को भी तो अब अमोर्टाइज करना है ना, जो मुकम्मल हो चुकी हुई हैं, तो उनकी अमोर्टाइजेशन भी निकालनी थी। आप लोगों में से किसी जहन में तो नहीं ये सवाल आया था ना? सबको जमा करें, सबको जमा करें, P&L में सारा ही डालें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट्स जितनी भी हैं ऊपर पड़ी हुई,
अच्छा, 1 बाय 1 चलें जी। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि नया जो प्रोजेक्ट है उसकी रिसर्च फेज का खर्चा कितना है? 1.4 मिलियन। ऑन यकम अप्रैल 18, सॉरी, फ्रॉम डेट डेट द प्रोजेक्ट इनकट कॉस्ट ऑफ 88 लाख पर मंथ। तो जनवरी फरवरी मार्च भी 8 लाख हुआ और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर भी 8 लाख हुआ। ऐसा ही है, लेकिन वो तो अच्छी वाली डेवलपमेंट है। अच्छा जी, आप बताएं डेवलपमेंट बुरे वाली। 8 लाख इंटू जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स कितना हो गया भाई? अच्छी डेवलपमेंट को इग्नोर कर दें क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसको अमोर्टाइज भी नहीं करना क्योंकि अच्छी डेवलपमेंट तो अभी वर्क इन। हाँ, एक मसला और है, पिछली डेवलपमेंट पिछले साल वाली पड़ी हुई है, उसको पकड़ लें। उसको बताएं क्या करना है। पिछली डेवलपमेंट पिछले साल वाली, उसकी अमोर्टाई कॉस्ट 20 मिलियन इंटू जी 4 लाख 4 मिलियन, ये टोटल आ गया 7 हाँ, ये दोनों प्रोजेक्ट्स अलग हैं। देखिए इधर, ये कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, ये दोनों प्रोजेक्ट्स अलग हैं। एंड ऑन जकम अक्टूबर इंस्पेक्टर प्रोजेक्ट करंटली प्रोडक्शन एंड अ न्यू प्रोजेक्ट बिगेन, इसलिए इन दोनों को मर्ज नहीं करना, मिक्स नहीं करना। उसकी अमोर्टाइजेशन इधर नहीं डाली, मैं तो उस इंटेंजिबल की कॉस्ट अभी निकालनी नहीं शुरू की। मैंने तो ये नहीं कहा कि वो इंटेंजिबल इस टेंजिबल के बनाने पे यूज हुआ है। मैं तो सवाल की रिक्वायरमेंट देख रहा हूं, P&L में कितना जाना है। वो पता है कब होता? वो तब होता जब मैं इसकी 6 महीने की कॉस्ट भी लेता और उसमें उसकी अमोर्टाइजेशन डालता, वो और बात थी फिर। हाँ जी, असल में वो पूछ रहे रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी जानी है P&L में। तो ये कन्फ्यूजन जेन्युइन है, कुछ बच्चों के जहन में आता है कि नए प्रोजेक्ट की रिसर्च और डेवलपमेंट ही डाल दें खाली, लेकिन असल में पुराना प्रोजेक्ट भी तो खुद डेवलप होके कभी इंटेंजिबल बना था ना, तो इसलिए मैंने पुराने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को भी अमोर्टाइज कर दिया। मैं मानता हूँ सवाल की रिक्वायरमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग है। अगर बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट सवाल की रिक्वायरमेंट पे रहे तो हम कह सकते हैं कि अमोर्टाइजेशन P&L में डालनी है, लेकिन उसने मांगी नहीं है। ओके, ये MCQ 18 फिर फ्रेश माइंड के साथ करेंगे। MCQ 17, ड्यूरिंग द ईयर एंड टू 31 दिसंबर 2018 फैज लिमिटेड इनकट 2 लाख ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। समझ आ गया? फैज लिमिटेड इनकट 2 लाख ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। किस साल ये खर्चा किया है? ड्यूरिंग द ईयर, हमारे साल। इन एडिशन FL स्पेंड 60,000 ऑन यकम जनवरी 2018, हमारे साल के पहले दिन एक मशीन खरीदी है जो स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए है। एंड 40,000 ऑन बिल्डिंग द ब्रांड, ब्रांड बिल्ड करना तो इंटरनली जनरेटेड, इसको छोड़ें। कमर्शियल प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड इन अगला साल, इसका मतलब है अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 4 years। व्हाट वैल्यू शुड बी इंक्लूडेड इन इंटेंजिबल इन बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में इंटेंजिबल कितने पे जाएंगे? जाएंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस में, लेकिन कितने पे जाएंगे? 2 लाख पूरा डाल दें। हाँ, जमा 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 60,000 डिवाइड बाय 4, 2 लाख। आपने कैसे फील किया कि ये डेवलपमेंट सारी अच्छी वाली है? कुछ नहीं बताया हुआ। जब कुछ ना बताया तो बेहतर है क्या एज्यूम करें? डेवलपमेंट अच्छी वाली है, क्राइटेरिया मीट हुआ है।
अच्छा इसकी ये इक्विपमेंट साल के पहले दिन ले लिया था, थोड़ा लेट करके लिया था? हाँ साल के पहले दिन, फिर तो बस पूरे साल की अमाउंट डिप्रिसिएशन इसमें डालें इंटेंजिबल की कॉस्ट में। जी 15 पढ़ें। 40,000 इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है, इसको आप कैपिटलाइज नहीं करते, खुद ब्रांड अपना बना रहे हैं। अगर बना बनाया ब्रांड खरीदा होता 40,000 ऑन बिल्डिंग ब्रांड। बिल्डिंग मींस डेवलपिंग, ब्रांड अपना डेवलप करना इज नॉट एन इंटेंजिबल। जी यार ये थोड़ा सा मजे का एमसीक्यू था। हाली इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, एक्सपेक्ट्स टू बी एबल टू कैपिटलाइज द कॉस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड स्टॉप कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट? क्या चीज ऐसी है जो कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन जो है वो रोक देगी? डेवलपमेंट प्रोडक्ट की अभी तक कंप्लीट नहीं हुई और चल रही है, तो बेहतर है कि आप कॉस्ट कैपिटलाइज करना बंद ही कर दो। यार ये क्या बातें कर रहे हो कि डेवलपमेंट चलती रहेगी तो जब तक चलती रहेगी तब तक कैपिटलाइज करते रहेंगे? ये क्या बात हुई कि कैपिटलाइज करना बंद कर दो? चीजें कैपिटलाइज करना इसलिए बंद कर दें कि अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रही, जब कभी मुकम्मल होंगी तब तक कैपिटलाइज होती रहेंगी। सवाल देखिए, सवाल की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट अजीब सी है। हाली इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं इसका कॉस्ट को कैपिटलाइज करता रहूंगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग वुड स्टॉप कैपिटलाइजेशन? क्या चीज कैपिटलाइजेशन को रोक देगी? डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट येट कंप्लीट, इसलिए कैपिटलाइजेशन रोक दो। ये तो कोई वजह नहीं है कैपिटलाइजेशन रोकने की। अभी तक इसका पेटेंट अपने नाम रजिस्टर नहीं कराया, इसलिए साइंसदानों की तनख्वाहें कैपिटलाइज करना रोक दो। जब कभी पेटेंट रजिस्टर कराएंगे अपने नाम, नहीं ये तो कोई डेवलपमेंट के 6 क्राइटेरिया में भी नहीं लिखा हुआ था, ये तो खैर है, जब बाद में पेटेंट रजिस्टर करा लेना, जब जब प्रोडक्ट पूरी बनेगी तब हुकूमत के पास जाना, हुकूमत को कहना यार ये मेरे नाम लगा दें ताकि और कोई मेरा फार्मूला चोरी ना कर ले। ये बात ऐसी तो नहीं है, पेटेंट रजिस्टर बाद में भी कराया जा सकता है। पता है वो क्या कह रहा है? कहते हैं अभी तक मैंने पेटेंट इसका अपने नाम नहीं लगवाया, इसलिए मेरे दिल में आ रहा है साइंसदानों की कॉस्ट को ना स्टॉप कर दूं कैपिटलाइज करना। नहीं नहीं करते रहो यार, तुम परेशान ना हो, हौसला रखो। अभी तक जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट इससे पकड़ने हैं ना सेल के आने वाले दिनों में, जब जब फैक्ट्री में चीजें जाएंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक सेल के मैंने पकड़े, अभी तक साइन नहीं कर सका अभी तक मैं। वो चीज तो बनने दो यार, इज डेवलपिंग, अभी डेवलप कर रहे हो, तुम्हें बहुत जल्दी पड़ गई है। कहते इसलिए कि मैंने इस चीज को फैक्ट्री में रख के जब बेचना है लोगों को, तो उसके बेचने के कॉन्ट्रैक्ट अभी तक मैंने साइन नहीं किए, इसलिए मैं सोच रहा हूं भाई अब चीज बन जाएगी तो साइन कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट भी सब कुछ कर लेना। कहते कॉस्ट नहीं पता चल रही साइंसदानों को कितनी धूम है। ये डेवलपमेंट के 6 क्राइटेरिया में से आखिरी क्राइटेरिया था, ये मीट नहीं हो रहा। अब रोक दो कैपिटलाइज करना, तुम्हें पता ही नहीं चला कैपिटलाइज क्या करना है, तो कैपिटलाइज कैसे करना है तुमने? अब बेहतर है कि तुम रोक दो। कितने लोग डी तक पहुंच गए थे? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटेंजिबल इज ट्रू? ऑल इंटेंजिबल मस्ट बी कैरिड एज अमोर्टाइज कॉस्ट। भाई अमोर्टाइज कॉस्ट एक मॉडल है ही नहीं कोई, या कॉस्ट मॉडल नाम है उसका, या ये मॉडल का नाम ही नहीं। ये मॉडल का नाम आप IFRS 9 में पढ़ेंगे, ये मॉडल का नाम नहीं पढ़ा हो ना आपने कहीं, अमोर्टाइज कॉस्ट। ये अमोर्टाइजेशन वो वाला नहीं है IS 38 वाला, ये मॉडल है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ये मॉडल कोई नहीं है, ये तो बोंगी मारी। आगे चलें। द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोसेस विच इज not expected to increase sale revenue may still be recorded as intangible. मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक बेनिफिट 2 तरीके से आते हैं, कॉस्ट कम हो रही हो या रेवेन्यू बढ़ रहा हो। कहते हैं रेवेन्यू मेरा नहीं बढ़ना, मैं इंटेंजिबल रिकॉर्ड कर सकता हूं? यस, बिकॉज मे बी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारी चीजों की कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। Expenditure on prototype of new engine cannot be recorded as an intangible because the prototype has a physical substance. क्योंकि प्रोटोटाइप का फिजिकल सब्सटेंस होता है,
इसलिए इसको इंटेंजिबल नहीं कहा जा सकता। भाई डेवलपमेंट की एग्जांपल्स में प्रोटोटाइप और पायलट प्लांट का लफ्ज लिखा हुआ है कि ये डेवलपमेंट की कॉस्ट है, तो आप कौन होते हो ये कहने वाले कि इसको मैं कैपिटलाइज नहीं कर सकता? मैंने आपको बताया था पायलट प्लांट को टच कर सकते हैं, फिर भी डेवलपमेंट की एग्जांपल है। इसी तरह प्रोटोटाइप्स मॉडल्स होते हैं चीज़ों के, उनको भी टच कर सकते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? टच कर सकते हैं, टच करने का कोई मसला नहीं है, इसको इंटेंजिबल बनाएं आप। पायलट प्लांट को भी तो टच कर सकते हैं। किसी को याद है ये डेवलपमेंट की एग्जांपल्स में था? डेवलपमेंट की एग्जांपल्स में था प्रोटोटाइप, पहली एग्जांपल। अब सवाल क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन प्रोटोटाइप इज नॉट एन इंटेंजिबल। नहीं, इट इज कैन नॉट बी, नहीं कैन बी क्लासिफाइड एज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल तब रिकॉर्ड होता है जब फ्यूचर बेनिफिट आए, और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये बेसिक क्राइटेरिया तकरीबन हर स्टैंडर्ड में। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने के दो तरीके हैं, या सेल बढ़े या कहते हैं मेरी सेल नहीं बढ़ रही, मैं इंटेंजिबल को रिकॉर्ड कर सकता हूं। हां, अगर कॉस्ट कम हो रही है तो कर सकते हो, वरना तो फिर नहीं। जी समझ आ गई? The development which is not expected to increase sale may still be recorded as intangible because it may reduce cost, क्योंकि ये कॉस्ट रिड्यूस कर देगी। ये तो वो रट्टा प्रोग्राम था। Which one of the following would be an example of research? ये देख लेंगे खुद ही। कौन सी ऑप्शन है वैसे? सी, हाँ सही है। आगे चलें। ये हम वॉल्यूम 2 में करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, हम वॉल्यूम 2 में करेंगे। Which of the following items should be recorded as intangible? Patents, licenses, special training courses. पेटेंट भी बिल्कुल, पेटेंट अपने नाम कराना होता है ना, पेटेंट एक ड्रग को अपने नाम करवा लिया। 1 and 2. Which two of the following factors are reasons why key staff is not recorded as intangible? हमारे बड़े की स्टाफ हैं, सरासिफ हैं कॉलेज के, बड़े की एम्प्लॉई हैं हमारे, उनको कॉलेज वाले इंटेंजिबल क्यों नहीं करार दे रहे? दे डू नॉट प्रोवाइड बेनिफिट। नहीं, बेनिफिट तो दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एंटिटी, दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एंटिटी। वैसे ये लॉजिक्स इसको पूछनी नहीं चाहिए, ये पहली दफ़ा एमसीक्यू आया, कभी पास्ट पेपर में नहीं आया। लॉजिक क्यों पूछ रहे हैं चीज़ों की? लॉजिक तो हमने नहीं उधर किताब में ज़्यादा पढ़ी इस तरह की, इस किस्म की। सेपरेबल, सरासिफ सेपरेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन से, एम्प्लॉय सेपरेबल है। देयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। वैल्यू को खींचतान के मेजर किया ही जा सकता है, किसी तरह के फ्यूचर में बेनिफिट कितना आने, बट दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। मेन बात ये है। एम्प्लॉयज़ को क्यों नहीं बैलेंस शीट में शो करते, मुझे बताएं? दे कैन नॉट बी कंट्रोल, देयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। हाँ, ये भी कर लें वैसे, देयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, क्योंकि वैल्यू कैसे कैसे मेजर करेंगे रिलायबली? मार्केट में क्लिक टिक कर लें इसको भी, द वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। चलें जी, ओवर करें बस, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं, ऐसे आसान आसान सी चीज़ें फिर किसी दिन कर लेंगे।